पहले अगर बोला कि वेब सर्विस है क्या, ठीक है, तो व्हाट इज वेब सर्विसेज? तो अ वेब सर्विस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स और वी कैन से रूल्स। हम क्या बोलेंगे वेब सर्विस क्या है कि ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड है और हम रूल्स भी कह सकते हैं, कुछ रूल्स हैं यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन टू एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन है उनके बीच में डेटा को एक्सचेंज करने को हम बोलते हैं वेब सर्विसेज, कि हम वेब सर्विस की हेल्प से दो एप्लीकेशनों के बीच में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिटन इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रनिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म कैन बी यूज वेब सर्विस टू एक्सचेंज द डेटा ओवर वेब। मान लिया क्या है, दो वेब सर्विसेज हैं, मतलब दो एप्लीकेशन है, एक डॉट नेट में बनी है या पाइथन में बनी है या दूसरी जावा में बनी है। अब ये दोनों जो एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेट करना चाहती हैं, मतलब डॉट नेट में बनी एप्लीकेशन कुछ डेटा भेजना चाहती है जावा एप्लीकेशन को, और जावा एप्लीकेशन कुछ डेटा भेजना चाहती है इसको डॉट नेट वाली एप्लीकेशन को। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है? वेब सर्विस की हेल्प से। अच्छा, जैसे दो लोग हैं, दो लोग अगर आप आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सेम लैंग्वेज होना चाहिए सर। सेम लैंग्वेज होना चाहिए। तो जब दो एप्लीकेशन कम्युनिकेट करती हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वेब सर्विस यूज एक्सएमएल और जेसन टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम टू एप्लीकेशन। वेब सर्विस आर टू टाइप, ठीक है। तो जो वेब सर्विस होती हैं वो क्या करती हैं, या तो एक्सएमएल का यूज करती हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, या जेसन। तो ये दोनों को हम लैंग्वेज मान सकते हैं जिनको जिनका यूज एप्लीकेशन करती हैं डेटा को सेंड करने के लिए। तो दोनों जो एप्लीकेशन है वो इस लैंग्वेज को समझती हैं, इसलिए इसका यूज करके डेटा को एक्सचेंज किया जाता है। तो जेसन का काम क्या होता है? डेटा को एक्सचेंज करना। जैसे हम पोस्टमैन से डेटा देते हैं, ठीक है, जावा एप्लीकेशन को, वहां से जो रिस्पॉन्स आता है वो जेसन के फॉर्म में आता है जो हमको दिखता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब दो एप्लीकेशनों के बीच में हमको डेटा को सेंड करना है तो या तो हम एक्सएमएल का यूज करके करेंगे सेंड, या जेसन का यूज करके करेंगे। एक्सएमएल में कैसे देते हैं उसका फॉर्मेट अभी बताऊंगा, ठीक है। अब जो भी वेब सर्विस होती है वो दो तरह की होती हैं। एक सोप वेब सर्विस, ठीक है, जो पहले यूज होती थी। एक होती है रेस्टफुल वेब सर्विस, और इसी रेस्टफुल सर्विस को हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई, जो हमने लिखी है। गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, डिलीट एपीआई, अपडेट एपीआई, गेट ऑल एपीआई, ठीक है। गेट, पुट, पैच, डिलीट, ये एपीआई है। तो इन्हीं को हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं, या फिर बोलेंगे रेस्टफुल वेब सर्विसेज। और एक होती है सोप वेब सर्विसेज, ठीक है। तो सोप वेब सर्विसेज बहुत पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती है। तो वेब सर्विस का मतलब समझ में आया? यस सर। उसको वेब सर्विस का मतलब सिंपल कि कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम दो एप्लीकेशनों के बीच में डेटा को एक्सचेंज करते हैं। अब जैसे मीडियम कुछ बोल सकते हैं सर इनको। मीडिएटर, मीडियम। हाँ वही। जैसे कुछ एप्लीकेशन है जावा में, डॉट नेट में, पीएचपी में, जावा डॉट नेट पीएचपी, अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं एप्लीकेशन। कुछ डेटा जावा एप्लीकेशन वाली डेटा पीएचपी वाली एप्लीकेशन को डेटा भेजना चाह रही है यहाँ से, तो ये किसकी हेल्प लेंगे? वेब सर्विस का, ठीक है। अब वेब सर्विस क्या करेगी? सोप होगी, या तो सोप वेब सर्विस होगी या रेस्ट। क्लाइंट है, क्लाइंट का मतलब ब्राउजर होता है, वो रिक्वेस्ट लेके जाएगी। रिक्वेस्ट में क्या लेके जाएगी? डेटा। कहाँ पे? सर्वर के पास। और सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो क्लाइंट के पास। ऐसे ही सोप एपीआई क्या करेगी? डेटा को लेके जाएगी सर्वर पर, वहाँ कुछ प्रोसेसिंग होगी, जो भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी वहाँ से डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करके लाएगा, फिर क्लाइंट को भेजेगा। तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? वेब सर्विसेज इन जावा, ठीक है। वी कैन क्रिएट रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूजिंग स्प्रिंग बूट। हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड सोप वेब सर्विसेज। तो क्या क्या डिफरेंस है? जो रेस्टफुल सर्विसेज है सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट लाइक टेक्स्ट, जेसन एंड एक्सएमएल। मतलब जो रेस्टफुल वेब सर्विस हम बनाते हैं वो डेटा को
कई फॉर्मेट में सेंड कर सकता है और कई फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हैं। काय की हेल्प से? रेस्टफुल वेब सर्विसेज के। अभी तक हमने देखा कि जेसन का यूज़ करते हैं हम डेटा को सेंड करने में और रिसीव करने में। हम टेक्स्ट फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सएमएल फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो सोप एपीआई होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। क्लियर? यस सर। ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में जेसन ही यूज होता है मोस्टली 99%। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा क्या होती है? जो रेस्ट एपीआई होती है वर्क ऑन एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। ठीक है, जो रेस्ट काम करती है वो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं, उनको रूल्स क्या होते हैं हमें नहीं जानना। तो ये एचटीटीपी जो हम लगाते हैं, आगे मैं बोला था प्रोटोकॉल होता है, सिर्फ उसी पे काम करता है। तो जब भी हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे तो उनको एक्सेस करना होगा, तो हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करना होगा हमको। ठीक है। सोप एपीआई क्या होती है? सोप एपीआई एचटीटीपी के अलावा भी और कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उन पे भी काम कर लेती है। तो सोप कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। रेस्ट एपीआई सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करती है और जो सोप होती है वो एचटीटीपी के अलावा और अदर प्रोटोकॉल पे भी काम करती है। ठीक है। सोप सपोर्ट एसएसएल सिक्योरिटी। एसएसएल का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है। एंड वेब सिक्योरिटी, वेब सर्विस सिक्योरिटी। ये दो तरीके की सिक्योरिटी हमको देती है। एक एसएसएल सिक्योरिटी जिसको सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं, एक होता है सिक्योरिटी, वेब सर्विस सिक्योरिटी। और जो रेस्ट एपीआई होती है वो सिर्फ सपोर्ट करती है एसएसएल सिक्योरिटी को। ठीक है। ये नहीं समझ में आया सर, एक बार और दोबारा नहीं समझाएंगे? सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी दो। का नाम है, एसएसएल सिक्योरिटी और वेब सिक्योरिटी। ठीक है, ये दोनों यस। तरीके की सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है। और जो सोप है रेस्ट है वो सिर्फ एसएसएल सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है। मतलब ठीक। सिक्योरिटी लगती किस पे, मतलब सर जिस जिन पे अरे वो लगाते हैं? लगती होगी, बाकी बात दूर की बातें हैं। बस सपोर्ट नाम है उनके, एसएसएल ओ, सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी। अब कैसे लगती है, कैसे काम करती है, ये थोड़ी ना अभी सीखना है हमको। ओके ओके सर। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिड यू कंज्यूम और एक्सपोज रेस्ट एपीआई, दो चीजें होती हैं। एक होता है कंज्यूम करना, एक होता है एक्सपोज करना। ठीक है। तो आप बोलोगे मैंने दोनों काम किए हैं। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्सपोज करना, मतलब आपने बनाई एपीआई और किसी को दी। जैसे हमने हमने स्टूडेंट की एपीआई बनाई है। ठीक है, जिसमें आपने क्रिएट अपडेट डिलीट जो भी है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन बनाई, तो आपने क्या किया? उसको एक्सपोज किया। अगर आप किसी को दे रहे हो, जैसे आपने क्रेड एप्लीकेशन बना ली एपीआई और आपने एपीआई की लिंक को किसी को दे दी, तो आपने क्या किया? एक्सपोज करना। एक्सपोज कर दिया, किसी को दे दी, लो तुम इसको यूज कर लो। जैसे आपने खीर बनाई और किसी को दे दी खाने के लिए, तो तुम खा लो, तो इसको बोलेंगे एक्सपोज करना। आपने एपीआई लिखी और किसी को दे दी, मतलब आपने एक्सपोज कर दी, लो तुम यूज कर लो। और जो इन एपीआई का यूज करके स्टूडेंट क्रिएट करेगा, गेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या हो गई वो? कंज्यूम। कंज्यूम। ठीक है। तो तो क्या होता है? जैसे जैसे बैंक है, बैंक ने अपना सॉफ्टवेयर बनवाया टीसीएस कंपनी से। ठीक है। तो टीसीएस ने क्या किया? टीसीएस के एम्प्लॉय ने कुछ रेस्ट एपीआई लिखी और रेस्ट एपीआई लिखने के बाद बैंक को दे दी। तो टीसीएस वालों ने क्या किया? एपीआई। एक्सपोज करना। और बैंक वालों ने क्या की? कंज्यूम। कंज्यूम की। ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो अगर मैंने कंज्यूम भी किए और एक्सपोज भी किए। ठीक है। तो वो इतने पर नहीं रुकते ना सर, अंदर भी पूछते हैं कि कंज्यूम कैसे करते हैं, एक्सपोज कैसे हाँ करते हैं, तो ये देख चीजें लो, पूछ लेते हाँ हैं। तो नेक रुक जाओ। हम्म। ठीक है। कंज्यूम कैसे करते हैं? रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके। ठीक है। रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके हम कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? कि रेस्ट टेम्पलेट बनाओ, रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है। और रेस्ट टेम्पलेट का जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रेस्ट टेम्पलेट डॉट मेथड होता है गेट फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, गेट फॉर ऑब्जेक्ट। और उसमें पूरा पाथ डाल दो। जैसे ये पाथ होता है हमारा सारे स्टूडेंटों को गेट करने का, यस सर। कॉमा
स्टूडेंट डॉट क्लास, क्योंकि इस जो गेट जो स्टूडेंट आएंगे उनका टाइप क्या है, तो स्टूडेंट डॉट क्लास, इसी टाइप के तो हमारे स्टूडेंट हैं, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से रेस्ट तो आप बोलोगे वो कैसे कैसे कंज्यूम किया, बाय हेल्प दी रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है। तो रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके हम और इसमें कई सारे तरीके होते हैं कंज्यूम करने के। अगर आप कंज्यूम करना नहीं बता पा रहे तो आप मना कर सकते हो कि मैंने नहीं करी कंज्यूम, मैंने सिर्फ क्रिएट की है या एक्सपोज की है, ठीक है। वरना अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करके हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको बोल दो मैंने कंज्यूम नहीं किए लेकिन मुझे पता है कैसे होती है। रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ होता है, तो उसके बाद रेस्ट टेम्पलेट का मेथड होता है गेट फॉर ऑब्जेक्ट, उसमें हम यूआरएल पास करते हैं, प्लस यूआरएल के साथ हम जिस टाइप का उसमें डेटा आने वाला है उसका उस टाइप की क्लास डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया ना रेस्ट टेम्पलेट, यस, आ गया सर। ठीक। हाँ, दूसरा तरीका होता है वेब क्लाइंट का यूज़ करके, कि वेब क्लाइंट अब वेब क्लाइंट का स्टैटिक मेथड होता है क्रिएट, और उसमें आप यूआरएल पास कर दो, ठीक है। एक इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने तो आपको बेसिक बता दिया कि अगर आपसे पूछता तो बता सकते हो मुझे आइडिया है, इतने से हो जाएगा काम ठीक तो। है। व्हाट इज जेसन एंड एक्सएमएल बेस्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक बात है कि जेसन में आप कैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करते हो, तो जेसन रिक्वेस्ट इज की वैल्यू पेयर एंड एक्सएमएल इज टैग बेस्ड, ठीक है। एक्सएमएल में जो रिक्वेस्ट जाती है वो टैग के फॉर्म में जाती है, और जेसन में जो रिक्वेस्ट आप भेजोगे वो की और वैल्यू के पेयर में जाती है। जेसन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज लाइट वेट, जेसन में जो अभी हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है वो लाइट वेट होता है। लाइट वेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कम टाइम लगता है और रिस्पॉन्स आने में भी कम टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एक्सएमएल में जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है वो हैवी वेट होता है। जेसन का फॉर्मेट ये होता है और एक्सएमएल में इस तरीके का होता है। ठीक है, हमको इससे कोई वो नहीं रखना, ठीक है ना, याद करना। हमको पता होना चाहिए जेसन में की वैल्यू के पेयर में देते हैं और किस तरीके से देते हैं वो याद रखना, ठीक है। ये की है, की को डबल कोट में, और वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में, इंटीजर है तो नॉर्मली। आगे बढ़े। अच्छा। व्हाट इज रिसोर्स, अगर रिसोर्स का बोले क्या होता है रिसोर्स, तो रिसोर्स को हम बोलेंगे इन रेस्ट एपीआई, रिसोर्स मींस ऑब्जेक्ट विच वी वांट टू गेट, लाइक मतलब रिसोर्स को हम ये बोलेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट गेट किया उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। जो भी पेज हम गेट कर रहे हैं, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट गेट किया डेटाबेस से, तो इसमें बोल सकते हैं रिसोर्स है ये। कोई पेज हमने गेट किया, कोई यूआरएल हिट किया और उसकी हेल्प से कोई पेज गेट किया तो वो भी हो गया रिसोर्स, ठीक है। कोई हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने एक रिसोर्स क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बोलते हैं हम, ठीक है। इन रेस्ट एपीआई, रिसोर्स मींस ऑब्जेक्ट विच वी वांट टू गेट, like we want to get student object from db using rest api, so student object will be called resource, ठीक है। अच्छा, अब जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एचटीटीपी के बाद जो मेथड लगाते हैं, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, उसके जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पोस्ट, ये जो मेथड है ना, ये हम किसके मेथड है, ये सारे के सारे इतने सारे ये एचटीटीपी के मेथड है, मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल के मेथड है, ठीक है। जो यूआई पे होते हैं, अगर हमें यहाँ पे गेट यूज करेंगे तो कंट्रोलर पर भी हमें गेट मैपिंग करनी पड़ेगी। तो अगर पूछता है कि एचटीटीपी मेथड कौन कौन से होते हैं, तो पोस्ट मेथड का काम टू क्रिएट रिसोर्स, रिसोर्स कहें या ऑब्जेक्ट कहें,
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, या रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, या रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस। गेट मेथड होता है, पुट मेथड होता है अपडेट रिसोर्स करने के लिए, पैच मेथड होता है देखा, पुट का काम होता है पूरे के पूरे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, और पैच का काम होता है अपडेट रिसोर्स पार्शियली, मतलब पूरे के ऑब्जेक्ट को अपडेट ना करके सिर्फ थोड़ा सा पार्ट अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो पैच मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, डिलीट हेड। अब देखो मैन होते हैं ये, बाकी बाद और भी मेथड होते हैं एचटीटीपी मेथड जिनका यूज नहीं करते हैं, और वो मैंने नहीं देखा कभी तक, होते हैं लेकिन यूज नहीं होते वो लोग वो मेथड। ठीक है, मैन होते हैं यही, पोस्ट गेट पुट पैच डिलीट। ये इतने यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। ठीक है, ये हो गए एचटीटीपी के मेथड। अब देखो डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो क्या होता है यहाँ पे, एक सिनेरियो समझो फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जैसे गेट मेथड है मैंने एक गेट रिक्वेस्ट की, गेट यूजर्स 1, मैंने क्या किया, आईडी 1 डाली और गेट किया, तो मुझे दो फील्डर मिली, यूजर नेम और ईमेल आईडी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ईमेल आईडी को अपडेट कर दिया, पुट यूजर्स 1, मतलब ये जो 1 पे आईडी है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, और अपडेशन में मैंने क्या किया, सिर्फ ईमेल को अपडेट किया, सिर्फ ईमेल को अपडेट किया, यूजर नेम को अपडेट नहीं किया। ठीक है, इस ईमेल में मैंने ये था तो उसके डोमेन की जीमेल कर दिया, एक नई ईमेल डाल दी। जैसे ही मैंने पुट को चलाया तो क्या हुआ, अपडेट हो गई, और मैंने अपडेट करने के बाद फिर से इसको गेट किया, गेट यूजर 1, तो अब मुझे क्या मिला, ईमेल और अपडेटेड ईमेल। यू यूजर नेम हट गया, यूजर नेम हट गया मतलब यूजर नेम नल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब हम पुट पुट का यूज करते हैं तो पुट में हम एक्चुअली ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जिससे पूरी की पूरी बॉडी अपडेट हो जाए। कि क्या समझे, पुट में जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पुट मेथड का सर्विस लेयर पे, वो इस तरीके से करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी अपडेट हो जाए। ठीक है, अच्छा। कैसे वो देखो यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये है देखो, ये पुट मैपिंग है, तो पुट मैपिंग में मैंने क्या किया, स्टूडेंट अपडेट, और इसमें मैं स्टूडेंट डाल रहा हूँ, तो जो भी स्टूडेंट आएगा, जो भी स्टूडेंट मैं डालूंगा या अपडेट करूंगा, जैसे यहाँ पे चलते हैं ठीक है, तो कोई गेट मैपिंग ले लेते हैं, ओके, ऑल ले लेते हैं, ऑल स्टूडेंट। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ठीक है, तो मैं ये वाला रिकॉर्ड ले रहा हूँ, देखो आईडी 21 है जिसकी, ठीक है, आईडी 21 है, ये रिकॉर्ड मैंने उठा लिया। ठीक है, इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, ये तो इसमें मैंने क्या किया, बॉडी में मैंने ये डाल दिया अपडेट। ठीक है, अब मैं, मुझे पूरी बॉडी अपडेट करनी है तो मैं इसमें से या तो फील्ड हटा सकता हूँ, जो भी करूँगा वैसा का वैसा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसा जैसा ऑब्जेक्ट दूंगा, जैसे मैंने मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जैसे चाहे तो मैं फील्ड हटा दूँ, अगर मैं फील्ड हटाऊंगा तो सब्जेक्ट और डीओबी क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, नल। नल हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं ये दूंगा रिक्वेस्ट, तो यहाँ ध्यान से देखना, जब मैं ये रिक्वेस्ट दूंगा यहाँ पे तो दो फील्डर जाएंगी, 21 और ये आईडी और नाम, आईडी और नाम यहाँ से जाएगा। ठीक है, इसमें इसमें स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में आईडी और नाम तो रहेगा, बाकी दो फील्ड जो सब्जेक्ट और डीओबी है वो कैसी रहेंगी, नल। फिर मैंने सर्विस लेयर का मेथड कॉल किया,
मैंने यहाँ पे हालांकि चेंज कर दिया, ये कोड कमेंट हटा दिया, कमेंट कर दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो ऑब्जेक्ट आया उसको मैंने डायरेक्टली सेव कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली सेव कर दिया। तो ये क्या करेगा, जो पहले से ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर सेव हो जाएगा, अपडेट कर देगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया अभी के लिए, और मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, इस सब्जेक्ट में नल हो गया और डीओबी में नल हो गया, ठीक है, ओके। अगर मैं फिर से अपडेट करता हूँ, ठीक है, मैं फिर से अपडेट कर रहा हूँ इसको, अब फिर से यही ऑब्जेक्ट जाएगा, साइंस की जगह मैं मैथ कर देता हूँ, अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। अब मैं अपडेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये अपडेट हो गया, मैथ आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैंने क्या किया, जो भी मैं डेटा ले रहा था वही मैंने सेव कर दिया दोबारा से इसी आईडी पे, इसी आईडी पे पूरा का पूरा डेटा जो भी था ऑटोमेटिक सेव कर दिया पूरा ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं, इसमें? नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही दोबारा से डाल डायरेक्ट। दिया ना, दोबारा ऑब्जेक्ट ही सेव कर दिया उसी पे, तो ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर लेगा, सारा का सारा सेव कर देगा, रिप्लेस कर देगा उसको, क्योंकि नई वैल्यू तो हम दे रहे हैं ना इसको, ऑब्जेक्ट को नई वैल्यू दी हमने, और जो नई वैल्यू है उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट सेट कर दिया। हम बस इसकी आईडी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आईडी चेंज करेंगे तो जो दूसरी आईडी होगी उस पर कर देगा, आईडी तो हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी की हेल्प से ही वो अपडेट कर पाएगा। तो जैसे अगर हम इस पर से आईडी हटा दें, है ना, फिर दे, ये क्या गया, ये कौन सी आईडी ले ली इसने, अच्छा, अब जो अपडेट नहीं हुआ ये, अब इसने नया रिकॉर्ड सेव कर दिया, ठीक है, आईडी नई आईडी बना के नया रिकॉर्ड सेव कर दिया इसने, मतलब अपडेट करने के लिए कोई आईडी नहीं मिलेगी तो हाँ, नया नया रिकॉर्ड रिकॉर्ड, क्रिएट मिलेगा? हाँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आईडी जनरेट करेगा और उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन पैच में क्या होगा, पैच में हम क्या करेंगे, पैच में हमको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं, अब देखो यहाँ पर देखो पैच में क्या है, पैच में क्या होगा, हाँ, ठीक है, ये पुट की बात हुई। पुट में क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी अपडेट हो जाती है। अब पैच होगा, पैच में भी हमने वही काम किया, पहले गेट करके देखा, ठीक है, तो हमको दो फील्डें मिली, फिर हमने पैच किया, ठीक है, उसमें हमने ईमेल चेंज किया और फिर से गेट करके देखा, तो हमको दोनों फील्डें मिलेंगी, ठीक है, एक अपडेटेड जीमेल भी मिलेगी और यूज़र नाम भी मिलेगा। तो इस केस में क्या हुआ, यूज़र नाम डिलीट नहीं हुआ या यूज़र नाम चेंज नहीं हुआ या यूज़र नाम मिस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जब हम पेज के थ्रू अपडेट करते हैं तो पार्शली अपडेट होता है, पार्शली का मतलब जो फील्ड हम अपडेट करेंगे वही अपडेशन होगा, बाकी फील्ड अपडेट नहीं होगी। और पुट में पूरी की पूरी बॉडी अपडेट हो जाती है, जो बॉडी देंगे वही चेंज हो जाती है। लेकिन होती कैसे है, उसके लिए हमको इसके इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ से तो सेम वही है, यहाँ से हमने क्या भेजा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजा, जो अपडेट में भेजते थे वही, ठीक है। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम यही भेजेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, मान लिया मैंने यहाँ पे हिंदी कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये, या फिर मैं कहूँ मैं हिंदी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इन दो फील्डों को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम पैच का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये बाकी की दो फील्डें नल नहीं होंगी, क्या होंगी, जैसे नाम है, मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसको, राजा, राजा बाबू कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज होगा, इसमें सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ये दो फील्ड हैं वो जैसी की तैसी आएंगी। आएंगी कैसे वो, देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन में चेंज किया, जब हम पैच पैच के थ्रू अपडेट करते हैं तो चेंज किया, क्या चेंज किया, जो ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, तो पहले तो उस ऑब्जेक्ट में से आईडी की हेल्प से डेटाबेस से ऑब्जेक्ट निकाला, ठीक है, जो हम ऊपर काम कर रहे थे वही, और
यहाँ पे हमने देखा इस ऑब्जेक्ट से कि इस ऑब्जेक्ट में आईडी है जो हम भेज रहे हैं, उसमें अगर आईडी नल नहीं है, अब क्या करेंगे, इसमें जो फील्ड है नल नहीं है, किस वाले में, इसमें जो नल नहीं है, इस फील्ड में ये ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, इसमें चेक करेंगे इस फील्ड में जो नल वैल्यू नहीं है उनको सेट कर देंगे और जो नल है उनको छोड़ देंगे। तो ये पॉसिबल कैसे है, इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में से चेक करेंगे स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, अगर नल नहीं है तो इसकी आईडी सेट कर दो, किसमें, जो हमने डेटाबेस से निकाला है उसमें। ठीक है, फिर चेक करेंगे नेम, नेम नल नहीं है तो नेम सेट कर दो। अगर स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नल नहीं है, मतलब तो ये कंडीशन फॉल्स है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है नल, तो ये नहीं चलेगा। और ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ वाला नहीं चलेगा। तो जो डेटाबेस से हमने रिकॉर्ड निकाला था उसमें दो चीज़ें चेंज हो गई, दो चीज़ें हमने सेट कर दी, आईडी और नेम, क्योंकि आईडी और नेम वहाँ से हम भेज रहे थे जो कि नल नहीं था। तो जो डीबी में था उसमें हमने आईडी और नेम चेंज कर दिया, बाकी के वही रहेंगे दो, और फिर से इसको सेव कर दिया जो डीबी से निकालना था। आई बात समझ में? ओके। ठीक है, तो ये ये मतलब स्टूडेंट में जो डेटा आ रहा है तो वो जेसन वाला डेटा है ना सर? हाँ, स्टूडेंट में तो वही है, जेसन वाला डेटा है, ये जेसन से आ रहा है और ये हमने डेटाबेस से निकाला है इसकी आईडी डाल के, आईडी इसमें भी आ रही है तो निकाल लिया हमने। अब देखो ध्यान से सुनना, जो डेटाबेस से निकल के आया रिकॉर्ड उसमें तो सारी फील्ड है अभी, यस सर। जो देखो डेटाबेस से निकल के आया, मान लिया ये डेटा, ये मान लो, और यहाँ पे आईडी 61 की जगह ये मान लो आपकी 21 है। ठीक है, तो डेटाबेस का डेटा ये है, जो डेटाबेस से ऑब्जेक्ट निकल के आया, क्या कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला एसटीडी में वो मान लिया हमने ये वाला है, और जो हम भेज रहे हैं अपडेट करके ये, तो हम कर क्या रहे हैं, पहले हमने तो डेटा निकाली, ये आ गया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि आईडी जो हमने ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं उसकी आईडी नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो मतलब यहाँ से हम कुछ आईडी भेज रहे हैं, यहाँ की आईडी यहाँ पे सेट कर दो। फिर हमने चेक किया कि नेम नल तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे जो भी नाम भेज रहे हैं वो यहाँ पे सेट कर दो। फिर हमने चेक किया कि सब्जेक्ट नल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नल है, तो इसको मत करो, कुछ भी छिड़कानी मत करो क्योंकि नल है। फिर यहाँ पे चेक किया कि डीओ भी नल है, हाँ नल है, तो इसको भी छिड़कानी मत करो। तो ये दो फील्ड में हमने कोई छिड़कानी की ही नहीं क्योंकि ये वहाँ से नल आ रही थी। छिड़कानी किसमें की, उसी में जिसमें नल नहीं था। तो यहाँ से जो वैल्यू देंगे वो यहाँ सेट हो जाएंगी इस ऑब्जेक्ट में जो हमने निकाला है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। और फिर हम इसी ऑब्जेक्ट को सेव कर देंगे दोबारा से। ठीक है, स्टूडेंट डॉट सेव। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें नल थी वो सेट नहीं हुई और जो चीज़ें चेंज करी थी वो सेट हो गई। आई बात समझ में? सर मतलब इतनी ये तो समझ में आ गई ना, थोड़ा उसमें एप्लीकेशन में जाके ये समझा दो कि कौन मतलब एसटीडी में कौन सा डेटा आ रहा है और स्टूडेंट में कौन सा डेटा आ रहा है। जो यहाँ से भेजेंगे वो स्टूडेंट में जाएगा, ये दो फील्डें स्टूडेंट में जाएंगी ना क्योंकि पोस्टमैन से हम ये जी। डाल रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब इसमें दो फील्ड है आईडी, अब आईडी के बेस पे पहले हमने निकाला रिकॉर्ड, ये निकाला तो हमको ये मिल गया, ये वाला। यस। ठीक है, अब ये वाला जो मिल गया, अब इसमें जो डेटाबेस में ये पड़ा था, अब हम उसमें ये करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, दो चीज़ें भेजी हैं, तो हम आईडी को चेंज करना चाह रहे हैं, नाम को चेंज करना चाह रहे हैं, बाकी चेंज करना चाह नहीं रहे, इसलिए हमने दी नहीं। तो वो आईडी चेक करेगा पहले यहाँ पे कि आईडी नल तो नहीं है, मतलब आईडी आ रही है, अगर आ रही है तो चेंज कर दो, किसके में, जो डेटाबेस से निकाला है उसमें। ठीक है, फिर देखेगा नेम भेजा है, हाँ नाम भेजा है, तो नाम को भी चेंज कर दो, किस वाले में, जो डेटाबेस से निकाला है। फिर देखेगा सब्जेक्ट भेज रहे हो, नहीं भेज रहे, तो डेटाबेस वाले में मत करो चेंज। डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हो, नहीं भेज रहे तो मत करो चेंज। बस ये दो चीज़ें चेंज कर दी, और इसी ऑब्जेक्ट को फिर से सेव कर दो जो डीबी से निकाला है उसी को। तो उसमें क्या हुआ, जो जो चेंजेस किए आपने वो जाके चेंज सेव हो गए। ओके, अब आ गया सर। आ गया, अब देखो अब यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, अरे ये पहले ही हो गया था, नए रिकॉर्ड के संग करते हैं ना।
नया रिकॉर्ड उठाते हैं कोई। पैच अपडेट, अच्छा हाँ, इसमें करते हैं, ठीक है। ये करते हैं और इसमें हम 2 चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हटा देते हैं तो हम देखेंगे साइंस और ये हटा देते हैं तो नल नहीं आएगा, ठीक है। और इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने 2 चीज़ें हटा दी तो 2 चीज़ें हम देखेंगे वो नल नहीं आएंगी, वो पुरानी वाली आएंगी, नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये चीज़ें हटी नहीं, नाम सिर्फ और सिर्फ क्या अपडेट हुआ, नाम और आईडी। आईडी तो मतलब वही है, तो नाम सिर्फ अकेला चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है। तो पैच का जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि जो फील्ड हम बॉडी में दे रहे हैं बस वही चेंज हो, बाकी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, पूरी की पूरी बॉडी चेंज ना हो। लेकिन जब पुट में देते हैं तो हम ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो जाए, ठीक है। जो यहाँ दें वो सारा का सारा चेंज हो जाए और नहीं दें उसकी जगह नल हो जाए। समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पुट, ये तो बड़ा सिंपल है। इफ़ यू सेंड, देखो पुट का काम होता है रिसोर्स को क्रिएट करना और पुट का काम होता है अपडेट करना, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछते हैं तो एक तो डिफरेंस ये हो गया, इफ़ यू सेंड द सेम पुट रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स द रिजल्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है। अगर पुट रिक्वेस्ट को मैं बार बार भेजूँ तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? सर वो तो नया क्रिएट करेगा ना हर बार। अरे दादा, पुट कहाँ करता है क्रिएट, पोस्ट करता है। पुट तो अपडेट करता है ना। नहीं तो अपडेट के लिए उसको आईडी मिलेगी नहीं? हाँ आईडी मिलेगी उसमें, आईडी। जैसे ये अपडेट ओके। है, मैंने इसको अपडेट किया, मैंने सेंड भेजा, ठीक है। आईडी नहीं देंगे तो अपडेट नया वो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा ये। अपडेट किया ये आया, फिर से सेंड किया यही आएगा, 100 बार करूंगा यही आएगा। लेकिन पोस्ट में करूंगा तो क्या होगा, हर बार नया रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। भले ही सेम तो नाम से। पोस्ट में आईडी देते नहीं है ना सर। तो आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होती है ना पोस्ट में, लाल मेरे। हाँ। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये सेम मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, मैंने आईडी नहीं दी, ठीक है। ये रिकॉर्ड जनरेट हो गया 62 आईडी के साथ, फिर मैंने सेंड कर दी 63, फिर मैंने सेंड कर दी 64, तो हर बार नया रिकॉर्ड बन रहा है, यस सर। ठीक है। तो पुट और पोस्ट में ये डिफरेंस है कि पोस्ट में अगर रिक्वेस्ट में एक से ज़्यादा बार सेंड करूंगा तो हर बार नया रिसोर्स बनेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डीबी में। लेकिन पुट अगर रिक्वेस्ट में बार बार सेंड करूंगा तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब ठीक है, तो एक शब्द होता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप सेम रिक्वेस्ट बार बार भेज रहे हो और सेम रिजल्ट आ रहा है तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट है। तो पुट मेथड कैसा हुआ? हेलो। हाँ हाँ, सेम रिक्वेस्ट बार बार भेज रहे हो, बार बार भेज रहे हो, सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो आइडेम्पोटेंट है? गुड। पुट, ठीक है। तो पोस्ट मेथड आइडेम्पोटेंट नहीं है, पुट मेथड आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। गेट मेथड कैसा है? गेट आईडी वो आईडी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पोस्ट मेथड इज नॉट आइडेम्पोटेंट, अदर मेथड लाइक गेट पुट पैच आर आइडेम्पोटेंट, ठीक है। पुट पैच ये सारे आइडेम्पोटेंट होते हैं और जो पोस्ट होता है वो आइडेम्पोटेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा,
कुछ क्या होते हैं रेस्ट एपीआई के रिस्पॉन्स कोड, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी हम कोई रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें को रिस्पॉन्स कोड दिखते हैं, जैसे 200 है, ठीक है, तो ये हमको ओके दिख रहा है, ठीक है। तो इन कोडों का मतलब क्या होता है, तो अगर 200 आ रहा है इसका मतलब ओके, इसका मतलब क्या होगा, द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। फिर समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक है। 201 का मतलब होता है, देखो ये सीरीज होती है, ठीक है, 200 के अंतर्गत जो भी आएगा, 200 के अंतर्गत कई सारे कोड आते हैं, उनका मतलब होता है आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। तो अगर 200 आया उसका मतलब सक्सेस हुई, 201 का मतलब होता है क्रिएटेड, मतलब आपने नया रिसोर्स जो भी बनाया है वो क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। 400 के अंतर्गत जो आती है इसका मतलब है कि बैड रिक्वेस्ट, जैसे 400, 401, 403, 405 जो भी होंगे उनमें से कुछ कॉमन कोड है 400। 400 का मतलब बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट मतलब कि जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो इनवैलिड है, उसमें कुछ गलती कर रहे हो, जो यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जैसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट बंद कर दें इसको, तो ये पूछा गया था आज ठीक है, तो ये मुझे। तो फॉर नॉट फाउंड है, तो ये पेज मिला नहीं, तो रिक्वेस्ट में कुछ भी गड़बड़ होती है, मतलब कुछ गलत रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कुछ गलत तरीके से, जैसे कुछ करें हम यहाँ पे हैश वैश लगा के देखें, अरे उसको पेज नहीं मिल रहा, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है, चलो ठीक है, वो छोड़ो, बैड रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ है तब ये बैड रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। अगर हम रखो एक मिनट, अगर हम गेट करें कुछ, ये गेट करते हैं ऑल स्टूडेंट और ऑल सर स्टूडेंट, पोस्टमैन की रिक्वेस्ट है ये कि अपन जो सर्वर पे आती है वो वाली? सर्वर पर जो अपन को रिस्पॉन्स कोड है, ये रिस्पॉन्स कोड है जो हमको सर्वर रिस्पॉन्स करता है, अगर सर्वर अच्छी तरह सही तरीके से हमारा सब कुछ सही हुआ है तो हमको रिस्पॉन्स कोड देगा 200, कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली। 201 आया इसका मतलब तभी खराब। नीचे रिक्वेस्ट दिखती है तो हाँ वो वाली ये हाँ हाँ जी, वही है वही है, ठीक है। तो बैड रिक्वेस्ट मतलब वहां से क्लाइंट से आती है वो रिक्वेस्ट मतलब क्लाइंट से नहीं आती पोस्टमैन पे। दोस्त, हाँ, जो कंट्रोलर भेजता है, कंट्रोलर से जो रिस्पॉन्स में आया है ना, तो रिस्पॉन्स जो आता है कंट्रोलर रिस्पॉन्स ब्राउजर को भेजता है, ब्राउजर कह लो या उसको हम इसका इसको पोस्टमैन कह रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हो? मैं तो ये बोल रहा था मतलब पोस्टमैन तो एक मीडिएटर है ना हाँ, उसका। तो कंट्रोलर पे आता है रिस्पॉन्स, कंट्रोलर के सहारे हम पोस्टमैन पे भेज रहे हैं, जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं, तो पोस्टमैन से जो रिक्वेस्ट गई है, जो रिस्पॉन्स में आया है पोस्टमैन के पास, वो रिस्पॉन्स कोड भी आया है और रिस्पॉन्स भी आया है। अच्छा, तो कंट्रोलर ने मतलब भेजा है इस हाँ पे हाँ पोस्टमैन पे। हाँ, कंट्रोलर, ठीक है, सर्वर भेजता है कंट्रोलर के पास कि भाई ये सर्वर पे सारा कुछ सही चला है, गड़बड़ चला है, क्या चला है, क्या हुआ है। नहीं जैसे अपन ये गूगल पे भी जैसे कोई अभी अपने स्प्रिंग पढ़ा था उस टाइम पे अपन गूगल से जो अपन भेज रहे थे तो हम्म, वो काम भी मतलब सेम था कि ये वाला जो अपन हाँ अभी कर रहे हैं। हाँ हाँ, यही था। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो रिक्वेस्ट है, जैसे गेट रिक्वेस्ट है, तो ये आप ब्राउजर से ही भेज सकते हो, पोस्ट नहीं भेज सकते कि पोस्ट में डाटा कैसे दोगे, ठीक है, पोस्ट में आप पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जेसन डेटा का ऑप्शन नहीं होता, गेट रिक्वेस्ट ऐसे ही भेज सकते हो, जैसे अगर मेरी एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन तो अब है ही, देखो यहाँ से भेज देता हूँ, यार ये अलग, क्योंकि आज ये पूछा गया था मैं इसलिए इसको थोड़ा ना कुछ ज्यादा जानना चाह रहा हूँ कि 400 एरर का बात। जब रिक्वेस्ट, यार, बैड रिक्वेस्ट भेजते हैं जब आती हाँ, 400 एरर। बैड रिक्वेस्ट होती है, बैड रिक्वेस्ट का मतलब वही कुछ हम कुछ गलत भेज रहे हैं रिक्वेस्ट में।
यूआरएल मतलब एप्लीकेशन में जो हाँ, ये देखो ये तुम्हारा डेटा आ गया, ठीक है? अपने यूआरआई दी है उससे मैच नहीं होता सब। ऐसा। ठीक है? बस पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए नहीं भेज सकते हम, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं पोस्ट जो वो डेटा वो कैसे देंगे? ठीक है? पोस्टमैन में तो हमारे पास ऑप्शन होता है, इस वजह से गेट रिक्वेस्ट यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है? 401 कब आता है? अनऑथराइज्ड, मतलब द रिक्वेस्ट डिड नॉट इंक्लूड एन ऑथेंटिकेशन, मतलब रिक्वेस्ट में कोई जिस पेज के लिए आप जिस पेज के लिए या जिस मेथड के लिए आपने रिक्वेस्ट की है वो उसमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, मतलब ऑथेंटिकेशन चाहिए, बट आपने कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं भेजा है, तो अनऑथराइज्ड होता है 401 कोड। मतलब आप सॉरी, द रिक्वेस्ट डिड नॉट इंक्लूड एन ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं है उसमें, अनऑथराइज्ड है, मतलब आपको अधिकार नहीं है उसका, उस जो रिसोर्स के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो उसके लिए आपका अधिकार नहीं है, अनऑथराइज्ड हो आप। ठीक है? जैसे जैसे बैंक बैंक का जो अधिकारी होता है वो सबके अकाउंट चेक कर सकता है, ठीक है? उसको कि वो ऑथराइज्ड है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, बट आप नहीं हो, आप सिर्फ अपने अकाउंट का चेक कर सकते हो। तो आप कोई ऐसा रिसोर्स गेट करना चाह रहे हो या जिसके आप ऑथराइज नहीं हो, जिसकी आपको ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए अगर आपने यूआरएल भेजा तो उसके साथ आपको यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो नहीं भेजा है तो वो अनऑथराइज्ड आएगा, तो अनऑथराइज्ड तब आता है तो उसके संग 401 कोड होता है। ओके। ठीक है? 403 कब आएगा? मतलब जो 400 की जितनी भी सीरीज है ना, वो सब में यही रहता है कि आपकी रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ है। ठीक है? ऐसे 401 तब आएगी मतलब आपने यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं भेजा, आप ऐसा रिसोर्स चाह रहे हो कि जिस पे पासवर्ड है और उसका एक्सेस आपको है नहीं, तो अनऑथराइज्ड आ गया, फॉरबिडन आ जाएगा। फॉरबिडन कब आता है? 403 आएगा, उसका मतलब होता है फॉरबिडन। ठीक है? फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? द क्लाइंट डिड नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, कि क्लाइंट से जो आपने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है या जिस ऑब्जेक्ट के लिए की है उसकी परमिशन नहीं है उसको एक्सेस करने की। ठीक है? 404 नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स वाज नॉट फाउंड, मतलब आपने तो जो इसमें डिफरेंस थोड़ा बताएंगे थोड़ा इसमें? अरे यार अनऑथराइज और फॉरबिडन में मतलब अनऑथराइज में पर्सन को वो नहीं रहता। वो लगभग एक जैसे ही है, मतलब फोर आप जीरो थ्री में जैसे एक होता है ऑथराइजेशन, एक होता है ऑथेंटिकेशन। आप लॉगिन करते हो नेट बैंकिंग में, तो आप क्या कर रहे हो? ऑथेंटिकेशन कर रहे हो अपने आप को, मतलब आप बैंक में चले गए, बट आप क्या बैंक के सारे मॉड्यूलों को एक्सेस कर पाते हो? सारे का मतलब आपको वही दिखते हैं जो आप जिनका एक्सेस कर पाते हो। आपको आप अगर चाहो किसी और का अकाउंट देखना चाहो तो देख सकते हो। तो आप बैंक में घुस नहीं। गए, आपने ऑथेंटिकेशन दिया, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया, आप बैंक की साइट पर पहुंच गए। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आपको एक्सेस किस किस चीज़ का है, तो जितने एक्सेस बैंक मैनेजर को उतने आपको नहीं है। तो ऐसे ही है कि आपने ऐसा रिसोर्स के लिए परमिशन की जो आपको नहीं है, जिसकी परमिशन, तो तब आती है 40। और अनऑथराइज्ड मतलब आप ऑथराइज नहीं हो, ये ऑथेंटिकेशन नहीं है, आप लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड ही नहीं भेजा। फॉरबिडन में हो जाएगा कि आपने यूजर नेम पासवर्ड तो भेज दिए साथ में, बट जिस मॉड्यूल के लिए आपने किया है वो आपको एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। आज बात समझ में? ओके। ठीक है? ऑथराइज का मतलब होता है आपको अधिकार नहीं है। ठीक है? नॉट फाउंड मतलब आपने बैड रिक्वेस्ट भेजी, जिस रिसोर्स के लिए आप भेज रहे हो वो रिसोर्स है ही नहीं। ठीक है? उसकी मैपिंग ही अवेलेबल नहीं है, जो हम स्लैश लगा के रिक्वेस्ट मैपिंग देते हैं ना, वो हम ब्राउजर से गलत भेज रहे हैं, तब हमारा नॉट फाउंड आता है कि ये रिसोर्स नहीं मिला, इस ये जो रिक्वेस्ट मैपिंग दे रहे हो आप गलत दे रहे हो। ठीक है? और 500 का होता है इंटरनल सर्वर एरर, मतलब कुछ सर्वर पे एरर आ गई, सर्वर जो आपने रिक्वेस्ट भेजी कुछ ऐसे आपने निकाला, आप मान लो क्रिएट करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट भेज दिया, अब यहाँ से सर्वर पर जब वो सेव करने जा रहा था तो उसको कुछ गड़बड़ा हो गई, तो सर्वर पे आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो तब एरर आती है इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है? और उसका कोड होता है 500। ओके सर। ठीक है?
तो ये कोड का यूँ पूछ लेते हैं कि कौन-कौन से रिस्पॉन्स कोड कौन-कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो 200, 201, 400 बैड रिक्वेस्ट, 404 नॉट फाउंड, 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है? मेन कॉमन यही कोड है, जो आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा दिखेगा सक्सेस का 200, ठीक है? 404 नॉट फाउंड, 500 नॉट क्या कहते हैं इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है? और 400 बैड रिक्वेस्ट, यही मेन कॉमन दिखेंगे आपको सबसे ज़्यादा, बाकी तो कभी-कभार आते हैं और इनको हम अपनी मर्ज़ी से भी चेंज करते हैं, ठीक है? ठीक है? मतलब जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमेशा सही से नहीं आता, जैसे जैसे हम गेट करें, जैसे हमने गेट की एपीआई दी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम आईडी 1 दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अच्छा मैंने वो लगा रखी है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके गेट ऑल पे करूँ, 400 बच देगा, 400 फॉर नॉट फाउंड, एक मिनट, स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट, ओके, हमें यहाँ पे कुछ यहाँ से एरर भेजे, अच्छा जो भी एक्सेप्शन आ रही है मैं उसको एक ही तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है ये हो गई। अब देखो, अब गेट मैं करता हूँ, गेट गेट 1, अच्छा देखो क्या आई, इंटरनल सर्वर एरर 500, बाकी यहाँ पे क्या आना चाहिए एरर, अगर मेरा रिकॉर्ड जो आईडी 1 पे मैंने है नहीं, तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये आना चाहिए, यस सर। नॉट फाउंड आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, जैसे मैंने 3 डाला तो 3 का रिकॉर्ड होगा, तो आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे आईडी गलत दे रहा हूँ, तो मुझे ये बताना चाहिए कि ये इंटरनल सर्वर की एरर नहीं है, यहाँ पे क्या नॉट फाउंड है, मतलब जो आईडी है जो मैंने डाला वो नॉट फाउंड है। तो ये इस तरीकों को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है? ताकि रिस्पॉन्स कोड सही से आ सके, जैसे मैंने यहाँ पे एक डाला तो इंटरनल सर्वर एरर है, तो वो क्या समझेगा यूज़र या जो भी, उसको लगेगा कि सर्वर जो है कोड को रन नहीं कर पाया ढंग से, उस वजह से एरर आई, बट एक्चुअल में एरर क्या है कि जो आईडी हमने दी है उससे रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं पड़ा, इसलिए वो निकाल नहीं पाया, ठीक है? तो हम ये हैंडल करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे होती है, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ 3, इनको आप कॉपी कर लो या मेल कर दूँ आप लोगों को। एक है वीडियो, तो वीडियो देख लो और वीडियो देख के अपनी अपने जो आपने CRUD एप्लीकेशन बनाई है उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको करनी है। मैं मेल कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे, आपकी CRUD एप्लीकेशन ओ- बन गई है,
वो फाइन है। अब तो इसमें ये वीडियो है, इसमें बताया गया है कि कैसे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे, ठीक है? तो हिंदी में है और ये जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए ये है, वरना एक आपको एक गुड आइडिया यहाँ से हो जाएगा कि हम कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ठीक है? क्लियर? ये मैंने सेंड कर दिया। अब आपको इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको लगानी है। क्लियर? यस सर।